बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही थी। पर यह जितना दिखने में अट्रैक्टिव था उससे कई ज्यादा खतरनाक शख्स था। न जाने कितने गैरकानूनी धंधों के साम्राज्य का मालिक था। पुलिस हो या पॉलिटिशियन सब इसके कदमों में रहते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण सिंघल से टक्कर ले सके। करण ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ओके तुम सारे हथियारों को चेक कराओ। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, उससे मिलकर वहाँ पहुँचता हूँ। इतना कहकर करण ने कॉल कट किया ही था कि तभी उसकी नजर कार की विंडो से बाहर प्राची पर गई। इस वक्त प्राची उन लड़कों से बात कर रही थी जिन्होंने कॉलेज गेट को ब्लॉक करके रखा था। प्राची को देखते ही करण की आंखें फटी के फटी रह गई। उसने आज तक प्राची जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। करण ने खुद से कहा, इतनी खूबसूरत बला आज तक मेरी नजरों से कैसे बच गई। करण प्राची को सिर से लेकर पैर तक ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो प्राची की खूबसूरती में खो सा गया हो। तभी उसका ध्यान प्राची के होठों पर पड़ा। वो उसके होठों को ही देखे जा रहा था। वो उसके होठों के करीब जाना चाहता था, उसका स्पर्श करना चाहता था। इस वक्त प्राची उन लड़कों की बात सुन रही थी। करण ने नोटिस किया कि प्राची को गुस्सा आ रहा था। प्राची की गुस्से वाली खूबसूरत शक्ल करण को और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। प्राची के गुस्से को देखकर करण को समझ आ गया था कि उसका साथी प्राची से बदतमीजी कर रहा था। करण ने अपना सिर ना की डायरेक्शन में हिलाते हुए कहा, ये ऋषभ भी ना कभी नहीं सुधरेगा। लड़के देखी नहीं कि शुरू हो जाता है। वो उसे रोकने के लिए अपनी कार से निकला ही था कि तभी उसने देखा कि प्राची ने ऋषभ को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी ये अदा करण को बहुत भा गई। डैम, शी इज मेकिंग मी क्रेजी। करण ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। उधर ऋषभ अपने उस गाल पर हाथ रख के खड़ा था जिस पर प्राची ने थप्पड़ मारा था। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो देखा कि सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। इतने लोगों के सामने एक लड़की के हाथ से थप्पड़ खाने पर उसे बहुत ही इंसल्टेड फील हो रही थी। उसने प्राची को गुस्से भरी नजरों से देखा तो करण को समझ में आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। वो तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ा। अब तक ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। प्राची को भी उसके गुस्से को देखकर लगा कि शायद उसे उस लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जैसे ही ऋषभ ने प्राची को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वैसे ही प्राची ने तुरंत झटके में अपनी आंखें बंद कर ली। लगा कि अब उसके गाल थप्पड़ पड़ने वाला है। लेकिन जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। उसने देखा उसके सामने एक लंबे कद काठी का खूबसूरत आदमी खड़ा था। उस शख्स ने उस लड़के का हाथ हवा में ही पकड़ा हुआ था पर उसकी नजरें प्राची की तरफ थी। प्राची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्राची मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का कौन है और इसने मेरी मदद क्यों की। प्राची को हल्की बात देखते हुए ऋषभ से बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऋषभ, तुम एक लड़की पर हाथ उठाने जा रहे थे। ये बहुत गलत बात है। ऋषभ ने प्राची को घूरते हुए करण से कहा, मेरा हाथ छोड़ो करण, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो क्या हुआ, इसने बिल्कुल सही किया। तुम इसी के लायक हो क्योंकि तुमने इसके साथ बदतमीजी की थी। अब इससे माफी मांगो। ये कहते हुए उसने ऋषभ का हाथ नीचे कर दिया। ऋषभ ने करण की तरफ इस तरह देखा मानो करण ने कोई नामुमकिन बात कह दी हो। मैं माफी मांगू और वो भी इस लड़की से, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। ऋषभ ने प्राची को घूरते हुए कहा। वही प्राची भी उसे गुस्से से देखने लगी। करण ने थोड़ा गुस्से से कहा, भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो, माफी मांगो, ये मेरा ऑर्डर है। ऋषभ कुछ नहीं बोला। एक लड़की से माफी मांगने में उसे शर्म आ रही थी। करण ने दांत भींचते हुए दोबारा कहा, सुना नहीं तुमने, मैंने क्या कहा, माफी मांगो। इस बार करण ने थोड़ा ऊंचे आवाज में ऑर्डर दिया। ऋषभ थोड़ा सा कपका कर बोला, सर सॉरी। प्राची ने भी थोड़ा मुंह बनाकर जवाब दिया, इट्स ऑलराइट बट लर्न सम मैनर। ये कहकर प्राची वहां से जाने लगी लेकिन तभी करण ने उसे रोकते हुए, सुनो। प्राची उसकी तरफ मुड़ी। करण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा आप बहुत ही हिम्मत वाली है और खूबसूरत भी। पता नहीं क्यों पर प्राची करण की मुस्कुराहट देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, था थैंक यू, मेरा नाम करण सिंघल है। ये कहते हुए करण ने अपना हाथ प्राची की तरफ बढ़ा दिया। प्राची ने झिझकते हुए उसे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही करण ने प्राची की स्किन का स्पर्श किया वैसे ही मानो उसके शरीर में कट दौड़ उठा। वहीं दूसरी तरफ प्राची को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसने 2 सेकंड के अंदर ही अपना हाथ पीछे कर लिया। प्राची को देखकर करण को यह समझ में आ गया था कि वो करण सिंघल के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये सुनते ही प्राची के चेहरे का भाव बदल गया। वो सोचने लगी, इसे मेरा नाम क्यों जानना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें एक दूसरे से जान पहचान बढ़ानी है। मैं इसे अपना नाम क्यों बताऊं। अभी प्राची ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां नव्या आ गई। उसने प्राची के कंधे पर हाथ रखा और उसकी थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर करण की तरफ देखे। करण को नव्या का डर देखकर समझ आ रहा था कि वो उसके बारे में जानती थी। उसे उसका खौफ देखकर एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। वहीं प्राची ने सोचा कि यहाँ से जाने का यही सही मौका है। उसने करण से कहा, सर सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा, एक्चुअली वी आर गेटिंग लेट फॉर द एग्जाम। करण समझ गया कि प्राची उसे अपना नाम नहीं बताना चाहती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, मैं अभी आपके लिए इन कार्स को यहाँ से हटवा देता हूँ। इतना कहकर करण ने अपने एक साथी को एंट्रेंस गेट से कार हटाने को कहा और प्राची नव्या के साथ वापस कार में जाकर बैठ गई। एंट्रेंस गेट से कार हटने के बाद सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपनी कार अंदर लेकर जा रहे थे। जब तक प्राची कॉलेज के अंदर नहीं गई तब तक करण की नजर उसी पर गड़ी हुई थी। जब नव्या की कार करण के सामने से गुजरी तब प्राची ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। करण ने जब नोटिस किया कि प्राची उसकी तरफ ही देख रही है तब उसने प्राची को एक बड़ी सी स्माइल दी।
प्राची ने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली। करण को प्राची की ये अदा भी बहुत पसंद आ गई। नव्या ने कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया। प्राची ने नोटिस किया कि नव्या अभी भी घबराई हुई थी। नव्या बिना कुछ बोले कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि प्राची ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नव्या तू ठीक है ना? जब से तूने उन लड़कों को देखा है तब से ऐसे ही घबराई हुई है। नव्या ने अपना हाथ प्राची की पकड़ से छुड़ाया और कहा, प्राची आज जो तूने किया वो ठीक नहीं था। प्राची को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्यों क्या हुआ? नव्या ने थोड़ा डांटने के लहजे में कहा, तुझे पता भी है उन लोगों के सामने जाना कितना रिस्की हो सकता था। कितने खतरनाक लोग हैं वो। प्राची को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी सी बात क्या बना रही है। उसने थोड़ी पूछा, वो लोग क्या को माफिया गैंग? हाँ, माफिया गैंग के लोग हैं, न सख्त आवाज में जवाब दिया। ये सुनकर प्राची थोड़ा घबरा गई। फिर शायद मजाक कर रही है। उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा, माफिया कर रही है ना? प्राची आई एम सीरियस। नव्या की शक्ल का भाव देखकर प्राची समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रही थी। प्राची ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, क्या तू सच कह रही है? नव्या ने उसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हाँ, वो लोग बहुत बड़े माफिया गैंग के लोग हैं। वो लोग बहुत ही खतरनाक है। उनकी नजरों में दूसरों की जान और इज्जत, ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम नहीं वो लोग ना करते हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका गैर चलता है। इतने गैरकानूनी काम करने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है जो उन पर एक उंगली भी उठा सके। पुलिस हो या पॉलिटिशियन सब उनकी जेब में है। रियली? प्राची ने हैरान होकर पूछा। यस, और अभी तू जिससे हाथ मिला रही थी वो उस गैंग का बॉस है। उसका नाम करण सिंघल है। वो उन सब में सबसे खतरनाक है। सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, बाकी इंसान बहुत बुरा है। प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा, पर उसने मुझसे तो अच्छे से बात की और मुझे थप्पड़ खाने से भी बचाया। नव्या ने कहा, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। करण सिंघल की सबसे बड़ी ताकत है कि उसके साथ बहुत एकता है। उसके एक भी साथ भी उठा दी तो वो उसका साथ देता है, और तुलसी को थप्पड़ मारा था। प्राची ने थोड़ा मुंह बनाकर, तू क्या चाहती है, वो लोग मेरा भी हाथ काट दे? नव्या ने कहा, नहीं यार, पर ये सब थोड़ा अजीब है। प्राची मुस्कुराकर बोली, ज्यादा ही सोचती है। अच्छा एक बात बता, तुझे उन लोगों के बारे में इतना कुछ कैसे पता? नव्या ने कहा, हर किसी को पता है। जब उन लोगों ने को ब्लॉक करके रखा था तब किसी की नहीं हुई कि उन लोगों को जाकर कुछ बोले। सब कैसे पता होगा? तू तो बिस्तर में रहने वाली प्राची। अच्छा अच्छा, अब छोड़े, हमें उनसे क्या लेना देना। एग्जाम कुछ देर में शुरू हो जाएगा, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। नव्या ने भी उसकी बात में हामी भरी और दोनों सहेलियां कार से निकलकर अपने एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ गई। इधर करण अभी भी प्राची की खूबसूरती को याद करते हुए उसमें खोया हुआ था। वहीं ऋषभ गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने गुस्से में करण से कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करण? उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और तुमने उसे सजा देने के बजाय मुझसे ही माफी मंगवाई। भला ऐसा क्यों किया तुमने? करण का कोई जवाब नहीं दिया। उसके ऊपर तो कोई जादू चल गया हो। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ सोचने लगा, कितनी खूबसूरत है वो। सिर से लेकर पैर तक ऊपर वाले ने उसके हर एक अंग को बड़ी फुर्सत से बनाया है। दुनिया की हर खूबसूरती उसके सामने फिकी है। ऐसी लड़की तो महलों में राज करने के लिए बनी है, मेरे दिल के महल में वो लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे ऋषभ ने नोटिस किया। उसने गुस्से से कहा, मैं यहाँ तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। करण उसकी बात बिना सुने धीरे से बोला, आई वॉन्ट हर। करण ने खुद से कहा, आई वॉन्ट हर। ऋषभ ने करण की ये बात सुन ली। ये सुनते ही ऋषभ के शक्ल पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने करण से उसी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट आ गया है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ला सकता हूँ। पहली बारी तुम्हारी, जब तुम्हारा मन उससे भर जाए तब हमारी बारी उसके साथ। करण ने उसे बात पूरा करने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगा दिया। उसने एक हाथ से ऋषभ का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर गन पॉइंट करते हुए चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? वो सिर्फ मेरी है, सी इज ओनली माइन। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी की तो मैं उसे मार दूंगा। मेरे अलावा उसे कोई नहीं छू सकता। तब से मैं लगभग गन का ट्रिगर दबा पर उसके ने उसे ऋषभ ऋषभ करते हुए करण से माफी मांगी। उसने लड़खड़ाहट से कहा, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगी। से चिल्लाते हुए कहा, और होनी भी नहीं चाहिए। ऋषभ को बाकी साथियों ने इस वक्त करण की नजरों से सलाह दी। ऋषभ वहां से चला गया। करण ने अपने गुस्से को शांत किया। वो प्राची सोचते हुए, मुझे वो चाहिए। फिर कौन है वो? उनके दिमाग में एक बात आई। उसने अपना फोन एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग होने के बाद किसी ने कॉल उठाया। यही करण के जान आ। उसने के साथ कहा, हेलो प्रिंसेस, क्या देर के लिए कॉल ले सकती हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, क्या आप मेरे कॉलेज के बाहर हो? पहले तुम आओ तो सही, हम फिर बात करते हैं। इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद कॉलेज से एक लड़की बाहर निकली। करण को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, भाई। करण ने उसे देखते ही अपने बाहों को फैलाते हुए कहा, प्रिंसेस। ये कहते हुए करण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस लड़की ने पूछा, कैसे हैं आप? करण ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो रोशनी, और एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं?
मैं भी ठीक हूँ भाई और एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। रोशनी ने करण से अलग होते हुए कहा। रोशनी प्राची की क्लासमेट थी। ये भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबा कद, लंबे ब्राउन बाल, तीखे नैन नक्श। वैसे तो इस कॉलेज में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी, पर पूरे कॉलेज में अपनी खूबसूरती को लेकर 3 लड़कियां सबसे ज्यादा मशहूर थी। तीसरे नंबर पर नव्या, दूसरे नंबर पर रोशनी और पहले नंबर पर प्राची। ये 3 लड़कियां न जाने कॉलेज के कितने लड़कों के दिल पर राज करती थी, पर सबके पहले पसंद प्राची ही हुआ करती थी। न जाने क्यों पर प्राची का इनके दिलों पर एक अलग ही जादू था जिससे खुद प्राची भी अनजान थी। रोशनी ने करण से थोड़ा शिकायत करने के लहजे में पूछा, पर आप मेरे कॉलेज क्यों आए? मैंने आपको ना कि आप मेरे कॉलेज के। हाँ था, पता पूरे 2 बाद में दिल्ली वापस आया हूँ। ही मैं बहन को देखना चाहता था। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहती हो, वरना मैं तुमसे घर पर ही मिल लेता। पर तुम्हें तो अपने भाई के साथ रहना ही नहीं है, और मुझे भी न जाने कब टाइम मिलता तुमसे मिलने का। मैंने सोचा कि तुमसे मिलते हुए जाओ। रोशनी ने कहा, पर बुला लेते भाई, मैं आपसे मिलने आ जाती। मेरे कॉलेज नहीं आना चाहिए था। किसी को पता चल गई बहन हूँ तो। करण ने थोड़ा पूछा, मुझे अपना भाई कहने में तुम्हें इतनी शर्म आती है कि तुम मुझसे पब्लिकली मिलना भी नहीं चाहती? रोशनी ने करण को कहा, आपसे बहुत प्यार है भाई, पर हाँ मुझे आपके काले दरिंदगी होती है। आपका खौफ हर किसी के दिल में है और मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से लोग रोशनी को मेरा काम। रोशनी ने कहा, आप मुझे अपने काम के बारे में। मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने कभी बुरा काम न किया हो। आपके हथियारों के धंधे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके ड्रग्स बिजनेस और दूसरे काले धंधों को भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बेगुनाहों की हत्या करना, लड़कियां सप्लाई करवाना, ये सब जानने के बाद मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अफसोस तो इस बात का है कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं है बल्कि गौरव भाई भी ऐसे ही हैं। मेरे दोनों भाई बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जैसे करते हुए पापा ने दी थी। समझ में आता से ही माँ मुझे नाना नानी के घर से ताजा करती थी, ताकि काले धंधे मुझ पर न पड़े। मुझे काम नहीं पसंद जिसके दूर रहना पड़े। करण समझ गया नहीं होने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए रोशनी के दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा बाबा अब बस भी करो। इस टॉपिक पर कशन। रोशनी आपको शांत। ठीक है भाई, वैसे भी इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। अब मैं चलती हूँ। रोशनी जाने के लिए मुड़ी। रोशनी रुको, करण ने उसे रोका। उसने मुड़कर करण की तरफ देखते हुए पूछा, जी भाई? करण ने कहा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ देर। लड़की को वो तुम्हारे कॉलेज की दिखने में ज्यादा खूबसूरत भाई स्टॉप ने उसे चिढ़ते हुए कहा, मुझे चाले में कोई नहीं है। से ही करण ने बात सुनी। उसने हैरान होकर, ये कैसे पता कि मैं किस लड़की के कर रहा हूँ? अभी तक तो मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। रोशनी ने चिढ़ते हुए पूरे ऐसी लड़की ही बारे में है ना कहता ना मोबाइल फोन उसमें लगी। इसने अपना करण को देखा, लड़की जिसके बारे में रहे हैं। करण ने मोबाइल स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पर एक ग्रुप फोटो थी जिसमें प्राची के फोटो को जूम किया गया था। फोटो देखते ही करण की शक्ल पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ यही है वो। वैसे क्या नाम है इसका? रोशनी ने अपना फोन अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से में, मुझे नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाना है। करण ने पूछा, क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं? रोशनी ने जवाब दिया, अच्छा अलग बात है, मुझे उस लड़की से नफरत है इधर तर होकर पूछा, पर तुम उससे नफरत क्यों करती हो? रोशनी, क्योंकि उस लड़की की वजह से मुझे हमें दूसरे नंबर पर रहना पड़ता है। चाहे पढ़ाई हो या लुक्स, हर चीज में मुझे उसके बाद ही नोटिस किया जाता है। कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम हो या कंपटीशन, प्रोफेसरों की पहली चॉइस वही रहती है। यहाँ कॉलेज का हर लड़का करने तब उस लड़की से रिजेक्ट हो जाता है। आई हेट टू एन चॉइस इन एनी मैटर कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई भी लड़का उसकी तरफ हिम्मत न करे। रोशनी ने बड़े ही गुस्से में ये बात कही। वो बिल्कुल अनजान थी कि नजर प्राची पर पड़ चुकी थी। तभी करण एक शैतानी मुस्कुराहट से बोला, चिंता तुम्हारी यह विश जरूर पूरी होगी। रोशनी ने पूछा, कुछ भाई? करण ने कहा, नहीं तुम जाओ, बेस्ट बाय। बाय भाई। रोशनी इस बिल्डिंग में चली गई। करण अपने एक साथ बोलते हुए बोला, निकी की डिटेल जवाब दिया, ओके। करण ने कहा, मैं वापस जा रहा हूं। तुम और को और हाँ एक और वह मेरी है इसलिए कि कोई आसपास भी न मंडराए। इतना कहकर चला गया। एग्जाम खत्म होने स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल रहे थे। नव्या बड़ी उत्साह के साथ क्लास से बाहर उसके ठीक बाहर निकली। पेपर बड़ा ही, मुझे तो लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगी बट थैंक्स टू यू, तूने मुझे बचा लिया। नव्या ने प्राची को जोर से गले लगाते हुए कहा। प्राची नव्या के अचानक इतने जोर से गले लग जाने के कारण खुद को गिरने से बचा। ठीक है अब हद मेरे मुझे सांस है। अलग होते हुए बोली, हाँ हाँ सांस कैसे आई? जैसी भारी हूं ना। प्राची, अच्छा अब नाराज वैसे आज
लेने की जगह तू चाहे तो मुझे ट्रीट दे सकती है। नव्या ने कहा, ट्रीट तो तुझे मिल, आफ्टर ऑल तूने मुझसे बचाया है। अबाउट आइस, प्राची ने कहा, हाँ बेन लेट्स गो। और नव्या थोड़ी दूर पर ही खड़े आइसक्रीम स्टॉल पर। नव्या ने इतराते हुए कहा, अरे ओ आइसक्रीम वाले भैया जरा जल्दी से 2 बढ़िया बटरस्कॉच आइसक्रीम देना। आज नव्या बहुत खुश है। प्राची ने हंसते हुए कहा, आज क्या तू पूरी दुनिया को ही बता देगी कि आज तू बहुत खुश है। उसकी बात पर नव्या ने अपना सिर दिया। ये लीजिए आप दोनों की आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले ने दोनों आइसक्रीम बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने आइसक्रीम ले लिया। नव्या ने को पेमेंट और दे होकर बड़े मजे के साथ आइसक्रीम खाते हुए गप्पे मारने लगी। बात करते करते प्राची की नजर सामने से आते हुए एक लड़की पर पड़ी। वो प्राची के पास ही आ रहा था। प्राची ने नव्या से, लगता ही आ रहा है। सुनते ही नव्या ने पूछा, तू कहा? सामने देख। प्राची ने अपनी नजरों से सूरज किया। सब टाइप लड़का वाइज रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। प्राची ऐसी नहीं थी। सूरज नेचर लगता था। प्राची और नव्या के पास पहुंचा। हाय प्राची, हाय नव्या। सूरज अपने चश्मे को ठीक करते हुए मुस्कुराकर बोला। प्राची और नव्या हाय किया। प्राची ने सूरज से पूछा, सूरज तुम आइसक्रीम खाओगे? नव्या ट्रीट दे रही है। सूरज ने शर्माते हुए कहा, नो। बात समझ नहीं आ अभी वो सूरज से क्यों लगता था। तुमसे कुछ कहना है? सूरज ने कहा, हाँ कहना है। प्राची हुए पूछा। उसने अपना रहकर उसने कहना शुरू किया, प्राची यू मीट एंड ब्यूटीफुल, तुम मेरी हमेशा मदद करती हो, हमेशा अच्छे से बात करती हो, मैं मेरी गर्लफ्रेंड। सूरज बातें प्राची बिना देखे को देखकर कोई भी बता दे वो कितना शर्मा रहा। जरा शर्म से कितना लाल हो चुका। वो वह लड़का था। सूरज की ये बात लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, सूरज यू आर वेरी थैंक यू। सूरज ठीक से तुम्हारा है प्राची। इसके बारे में तुम प्लीज टाइम दो सोचने के लिए, मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब कल दूंगी। प्राची ने बड़े ही विनम्रता से कहा। प्राची के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। पहले भी उसे काफी प्रपोजल्स मिल चुके थे और हर बार प्राची की कोशिश यही रहती थी कि वो उन प्रपोजल्स को इस तरीके से रिजेक्ट करे जिससे सामने वाले की फीलिंग्स को जितना हो सके उतना कम हर्ट हो, क्योंकि वो जानती थी कि फीलिंग्स पर नहीं चलता। कोई भी कभी भी फील कर, ठीक है प्राची तुम्हारे जवाब रहे। उसने एक बड़ी कहा। नहीं आई कि उसने सूरज साइन क्यों मांगा है। उसने को खत्म करते हुए ही प्राची तो नहीं कर, अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताती। प्राची ने पकड़ नव्या को से चली गई। जाके मुड़कर सूर्य आकर प्राची तू जवाब देने के लिए थैंक यू टेल मी यू लाइक हिम। यस मोदक का टाइप ने प्राची से, हाँ मैंने उसे यस ही कल तक कर बी के जा। प्राची ने आइसक्रीम खाते हुए बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा, लेकिन 40 वोल्ट का झटका उस शौक रहकर धीरे से उसी प्राची ने अपनी हारते हुए कहा, मैंने तो सोच मैं उसे ही तेरा जीजा। नव्या सूरज को अटपटा सा मेरे से बोली, सूरज और मेरा जी हंसने लगी। हंसता हुआ समझ ही थी। गुस्सा होने का हुए कहा, तू भी लाची बेकार में मुझे सताती रहती है। मैडम हूँ याद मिल जाएगा कि कौन किसको कितना सताता। नव्या ने कहा, ठीक है मैं ही सता। सच सच सूरज से कल तक का टाइम क्यों लिया है? वो कल हमारा लास्ट एग्जाम जो क्यों मना कर देता था कि वो बहुत ज्यादा जिससे उसे पढ़ सकता था, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो। वैसे भी यार वह बहुत मासूम है। आई रियली लाइक हिम बट ओनली एज ऑफ फ्रेंड। नव्या ने मुस्कुराकर कहा, तूने बिल्कुल करण के कहने रवि वही प्राची का वेट। प्राची और नव्या बाहर निकली, दोनों का पीछे करने लगे। जब प्राची और नव्या आइसक्रीम स्टॉल के पास, वो दोनों दूर खड़े होकर उन पर थे, लेकिन ने सूरज को प्रार नव्या के पास जाते दोनों तुरंत जाकर खड़े। उन्हें उनकी सुनाई दे। जब उन्हें सूरज प्रकाश कर रहा है तब उनको कॉल नील के बाद करण ने कॉल उठा लिया। नील कहो क्या हुआ? हमने पूछा। कोई लड़की बुझ कर ने से कहा, आई नील से खूबसूरत भी लड़का अपने हाथ देगा। आई थिंक कॉलेज के हर एक बार उसे किया होगा। मोर बीकर माइन को वार्निंग दो।
बार उसका है। मैं नहीं चाहता कोई खून खराब। नील ने कहा। मैं उसे वार्निंग देकर छोड़ तभी वेट द कॉल की बातें सुननी है। नील ने जवाब ओके। कुछ ही देर में प्राची और नव्या वहां से चली गई। नील ने रवि से कहा, रवि तुम जाओ उस लड़की का पीछा करो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करण के पास पहुंचो। रवि उसकी बात मानते हुए आ गया और बैठकर करने लगा। इधर नील सूरज के पास गया। ने सूरज रोकते हुए उससे कहा, सूरज से उस रश्मि मत मंडराना। सूरज होकर नील को देखने लगा। नील की पर्सनैलिटी काफी डोमिनेटिंग थी। उसके नाम की तरह ही उसकी आंखें भी नीली थी। हाइट में भी वह 6 फीट के ऊपर था। वो करेक्ट -6 था और नील उसका आदमी था। वो उस था। सूरज ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, क्या तुम्हें भी वो पसंद है? तुमने अब भी है। तुम देखना कल वो मुझे पक्का हाँ। ये कहते हुए सूरज एक भोली सी मुस्कान आ गई।